नमस्कार। सवाल जवाब में आपका स्वागत है। हाल ही में सवाल जवाब में हमने नवी मुंबई के टॉप पॉलिटिशियंस को बुलाया था और उसमें नवी मुंबई के पॉलिटिकल सिनारियो पे डिस्कशन हुआ। काफ़ी गहमा गहमी हुई और बहुत साफ हुई कि नवी मुंबई का पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही फ्लूइड है, बहुत गर्मा गया है। एक और जो बात नवी मुंबई में खास तौर से हो रही है वो है नवी मुंबई के जो नए म्यूनसिपल कमिश्नर आए हैं तुकाराम मुंडे साहब, उन्होंने जिस तरह से एक्शंस लेना शुरू किए हैं वो शायद नवी मुंबई की हिस्ट्री में आज तक नहीं लिए गए। ये एक्शंस कितने सही हैं, कहाँ तक वो जा सकते हैं, इन सब पर हम आज चर्चा करेंगे। और ये चर्चा करने के लिए हमारे पास नवी मुंबई के टॉप मीडिया पर्सनल हैं और वो ये बताएंगे कि मीडिया इन सब डेवलपमेंट्स पर क्या सोचती है। चलिए मैं आपको उनसे पहले इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरे साथ बैठे हैं नवी मुंबई के काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं दिनेश पाटिल साहब। इनका खुद का अपना पेपर है लोक दृष्टि, जो काफ़ी सालों से चलाते आ रहे हैं वो। इनके साथ में बैठे हैं राहुल तावड़े साहब, जो डीएनए के सीनियर जर्नलिस्ट हैं नवी मुंबई के और काफ़ी समय से काफ़ी ज़बरदस्त इनकी राइटिंग रही है। मेरे लेफ़्ट में जो बैठे हैं इनकी ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से जब आरटीआई नहीं था तब से ये आरटीआई एक्टिविस्ट बने हैं और फिर मीडिया में भी आ गए हैं। आची नवी मुंबई के ये पब्लिशर एडिटर हैं श्री संजय सुरवे साहब। और इनके साथ में है नीलेश जो है ये आज तक के ब्यूरो इनके पास है और नवाकाल के लिए भी लिखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे सवाल जवाब कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं पाटिल साहब आपसे। नवी मुंबई की पॉलिटिकल हिस्ट्री आपने बहुत शुरुआत से देखी है। हम दोनों ने करीब करीब साथ ही जर्नलिज्म शुरू किया है और काफ़ी उतार चढ़ाव सब आपने देखा है। आज जिस स्थिति में पॉलिटिकल सिनारियो दिख रहा है कि अब तक ये पोजीशन नहीं थी, एनसीपी वन साइडेड रूल था, मेजॉरिटी में थी, ऑपोजिशन का कुछ खास महत्व नहीं होता था, आज वो सिचुएशन नहीं है। तो ओपनिंग रिमार्क्स आपके क्या है कि आप ये पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आज मेयर जो है नवी मुंबई के वो एनसीपी के कहलाते हैं कि एनसीपी की सत्ता है, लेकिन अपोजिशन आज के डेट में बहुत ही स्ट्रांग है। आज तक जितनी नहीं थी, पहली बार इतनी अपोजिशन स्ट्रांग आई। शिवसेना है और उनके साथ में बीजेपी का गठबंधन है। तो ऐसे में शिवसेना को जो एनसीपी है, राष्ट्रवादी पक्ष है, उनको अपनी सत्ता कायम रखना ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। तो ऐसी स्थिति में पल पल क्या सिचुएशन नवी मुंबई में गुजरेगा ये आज के डेट में कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि एनसीपी के कुछ कारपोरेटर्स की इलीगल कंस्ट्रक्शन की केसेस चल रही है। कौन से समय में कौन सा फैसला आएगा आज के डेट में किसी को पता नहीं है। और जो शिवसेना और बीजेपी पार्टी है उनकी स्टेट में भी उनकी सत्ता है। ऐसे में वो लोग आस लगा के बैठे कि कौन से समय में एनसीपी खतरे में आ जाती और वो अपना सत्ता हासिल करे। तो सिचुएशन ऐसी कौन से भी समय आ सकती है कि एक आधा ग्रुप किसी का साथ में लेके कुर्सी हासिल करना नवी मुंबई की। राहुल, आप किस तरह से रीड कर रहे हैं सिचुएशन को? ये सिचुएशन ऐसी है कि जैसे आज तक नवी मुंबई का जो पॉलिटिक्स देखा गया है वो इस तरह से देखा गया है कि नाइक वर्सेस अदर पार्टीज नवी मुंबई में रही है। अभी जिस तरह से नाइक साहब का समझो ये 2014 से लेके जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह का पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स नवी मुंबई में हुआ है, उससे एक बात तो बहुत क्लियर है कि एनसीपी नवी मुंबई में थोड़ी बैकफुट पे गई है। मैं उसको पूरी तरह से बैकफुट पे नहीं बोलूँगा, इसलिए क्योंकि जो बाकी की पार्टियां हैं नवी मुंबई में, समझो अब शिवसेना है, कांग्रेस है या बीजेपी है, उनमें भी अपने अपने अंदर कैंप्स है जो जिसका फ़ायदा एनसीपी आगे जाके कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में उठाती है ये देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। रहा सवाल नंबर गेम्स का जो एनएमएमसी में है, उसमें एनसीपी इवन आज की तारीख में कंफर्टेबली प्लेस्ड है। रहा सवाल उनके 3 कॉरपोरेटर्स का जो डिस्क्वालिफिकेशन की कगार पे है, तो वो प्रॉब्लम्स बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज समझो जैसे शिवसेना हो या बीजेपी हो, उनके कॉरपोरेटर्स भी फेस करने वाले हैं आगे के आने वाले दिनों में। तीसरा सवाल जो चैलेंजिंग है गणेश नाइक साहब को, वो है कि उनके जो कुछ कॉरपोरेटर्स आज फेंस सीटर्स है, वो कॉरपोरेटर्स बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे एनसीपी की सत्ता महानगर पालिका में रखने के लिए एनसीपी को।
तो जहाँ तक मुझे लगता है इमीडिएट फ्यूचर में प्रॉब्लम तो दिख नहीं रहा है एनसीपी को, बट हाँ ये ज़रूर है कि एनसीपी कैन नॉट बी कॉम्प्लेसेंट। एनसीपी को जागरूक तो रहना पड़ेगा कि किस तरह से ये लोग अपने लोगों को संभाल के रखते हैं। सुरेश साहब, मैंने जैसे कहा कि जब आरटीआई नहीं था तब से आप एक्टिव रहे हैं। कलवा बेलापुर बैंक की अगर बात करें जिस तरह से कि एक समय था जब गणेश नायक अनचैलेंज थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कोई कुछ कहने की। उस टाइम पे एक संजय सुरवे का नाम सुनाई देता था कि जो अकेले ही लड़ रहे थे। तो उस समय से आपने उनका करियर ग्राफ देखा है जब वो पीक पर थे। आपको क्या लग रहा है कि आज जिस पोजीशन में वो पहुंचे हैं, कहाँ गलतियाँ हुई आपको लग रहा है? गलतियाँ है कि अहंकार उनमें बहुत ज़्यादा है कि मैं करूँगा वही फाइनल, वही अंतिम है। ये जो उनकी भावना है, किसी का सुनना नहीं है। उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, सामाजिक काम उनका बहुत बड़ा है, लेकिन अहम भाव के कारण वो किसी के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते। साथ में आज महाराष्ट्र में 10 साल उन्होंने राज किया, साथ में कांग्रेस थी वहाँ, लेकिन उसी कांग्रेस को यहाँ लेके नहीं चल पाए जी। वही उनका सेटबैक रहा है कि, और सेकेंडली उन्होंने जो उनकी पूरी फैमिली को जो उन्होंने न्यू बॉम्बे में प्रमोट किया है, उससे काफ़ी हद तक लोगों में नाराज़गी थी, क्योंकि एक ही पोस्टर पे 4 ही फैमिली दिख रहे थे। तो वो नाराज़गी का सामना उनको करना पड़ा है, और आगे चल के यही उनका रवैया रहा एनसीपी का। आज भी वो कहीं प्लेटफॉर्म पे नहीं है। आज कुमा में एनसीपी लड़ रही है, कोई नेता नहीं है। आज बहुत सारे इश्यूज़ है, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, लेकिन एक भी कद्दावर नेता न्यू बॉम्बे का आके उसको लोगों के सामने नहीं रख रहा है। तो लोग आज भी भ्रमित है। तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है, उनके पास आज कॉरपोरेशन की सत्ता है, नियर फ्यूचर उसको कोई धोखा नहीं है, क्योंकि जब तक नेक्स्ट मेयर की सीट डिक्लेयर नहीं होगी, रिजर्वेशन वगैरह, तब तक ये अनचैलेंज चलेगा। लेकिन अगर 3 जो इनके कॉरपोरेटर्स आज डिस्क्वालिफिकेशन के स्टेज पे है, वहाँ से अगर कहीं अपोजिशन को लिफ्ट मिल गया इलेक्शन में, तो डेफिनेटली अपोजिशन विल बाउंस बैक। दिनेश, आप किस तरह से देख रहे हैं पोजीशन जो अब चल रही है पॉलिटिक्स की? गणेश नाइक जब से उन्होंने शिवसेना छोड़ी है, इन 18 सालों में गणेश नाइक को कई बार अपने समर्थकों को खोना पड़ा। और आपने देखा होगा 18 साल में गणेश नाइक जब विधायक रह चुके हैं, 1 लाख 1000 वोटों की गिनती से चुन के आते हैं। बाद में उनकी वोटों की गिनती बार बार कम होती जा रही है, और कई सारे समर्थक जो है उनको छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा दीघा में विजय चौगले, मुख्तार अंसारी, इन लोगों को छोड़ने के बाद गणेश नाइक का राजनीति का स्तर कम होता जा रहा है। और बीच में कई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी भी आए, उन्होंने भी उनका राजनीतिक स्तर कम करने की पूरी कोशिश की है। अब फिलहाल में आज के राजनीतिक स्तर पर गणेश नाइक अपना पूरा महत्व खोते हुए नजर आ रहे हैं, और विपक्ष बढ़ते जा रहे हैं, इससे बौखलाते जा रहे हैं। गणेश नाइक कुछ गलत काम करते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जैसे कि बीच में उन्होंने दौरे भी निकाले थे, आज जो मुंडे कर रहे हैं वही उन्होंने पहले करने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रशासन पर जो होल्ड होना चाहिए था वो उनके हाथ में नहीं रहा। इसलिए अब गणेश नाइक अपना बहुत सा महत्व खोते नजर आ रहे हैं। सुरेश साहब, जो अभी बात चल रही है कि जैसे आपने कहा कि जो संभालने की बात थी, कांग्रेस उनके साथ में थी, उन्होंने नहीं संभाला। जो उनकी असेंबली में हार हुई मंदाताई मात्रे के अगेंस्ट में, वो उनकी पार्टी की थी। उनके भी बहुत ज़्यादा एम्बिशंस नहीं थे मेरे ख्याल से। छोटा मोटा भी कर हो जाता तो वो भी काम डाउन हो जाती। शुरुआत गलतियों की वहाँ से हुई है लग रहा है आपको? हाँ, सिर्फ मैं और मेरी फैमिली, ये उसका बेसिक रीज़न था। वो भी उसका रीज़न, उन्होंने एक बार सभा हुई थी कि मैंने जिन जिन को हाथ दिया उन्होंने मुझे धोखा दिया। ये जो भावना उनके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती गई, उसके वजह से उन्होंने घर के लोगों को प्रमोट करना शुरू कर दिया। लेकिन उसको भी एक लिमिट रहता है। घर के लोगों को आप प्रमोट करोगे, लेकिन उसके लिए आप कार्यकर्ता के ऊपर भी अन्याय नहीं होना चाहिए। तो वो कार्यकर्ता और घर के लोग, इनको बैलेंस करने में कहीं ना कहीं उनकी गलती हुई है। उसकी वजह से मंदाताई मात्रे चली गई। MK मडवी जो उनका कट्टर समर्थक था, उनका ब्लू आइज बॉय बोला जाता था, वो भी चले गए। चौगुले जैसे बुरे दिन में, गणेश नाइक जी के जो बुरे दिन थे 2000 से 2005-06 तक, उस बुरे दिन में पूरा संभालने वाला आदमी था उनका, जिसकी वजह से वो स्टेबल रहे, वो भी चले गए। तो कहीं ना कहीं उनको आज विचार करना है कि मुझ में क्या कमियां हैं, मेरे से क्या निर्णय गलत हुए जो ये सारे लोग चले गए, आज विपक्ष में बैठे।
तो गलतियाँ तो उनसे हुई है। पाटिल साहब, आपने भी बहुत क्लोज देखा है, आप मंदाताई माथुर से भी काफ़ी क्लोज रहे हैं, गणेश नायक से भी क्लोज रहे हैं। ये जो सोच है कि जैसे सुरेश साहब कह रहे हैं कि एक तो फैमिली का जो प्यार कहा जाए या प्रमोशन कहा जाए, और ये अहंकार की जो बात है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, ये किस तरह वजह से हो रहा है और उसके बारे में अभी भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं? नहीं, फिलहाल तो आज वो जो विधायक थे यहाँ के, आज विधायक यहाँ का विधानसभा क्षेत्र से वो हार चुके हैं, तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि वेट एंड वॉच के इसमें और कुछ चिंतन के मूड में शायद हो गए हो, क्योंकि पब्लिक जो चाहती है, हम भी चाहते हैं कि एक नाइक साहब एक एग्रेसिव रहना चाहिए, लेकिन आज के डेट में वो थोड़ा मौन जो बोलते हैं ऐसा मौन रखे हुए हैं। तो हो सकता है कुछ उनकी ट्रेजेडी बनती जा रही होगी कि थोड़े दिन पब्लिक को अपन आज विधायक नहीं है तो थोड़े दिन पब्लिक को ऐसा सोने दीजिए कि नाइक साहब की ज़रूरत है या नहीं है, इस मूड में शायद हो सकता है कुछ। राहुल, आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी है या एक बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आपको लग रहा है? देखिए, ये स्ट्रैटेजी हो सकती है उनकी, जानबूझ के थोड़ा अलूफ रहना, ताकि मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हारा हुआ हूँ वहाँ के जो अभी विद्यमान आमदार है वो लोग क्या काम कर रहे हैं और वो नवी मुंबई को अगले 5 साल में कहाँ तक लेके जाते हैं, ये उनकी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप अपना जनसंपर्क टोटली बंद कर दो। गणेश नायक साहब जिनका जनता दरबार लगा हुआ करता था, वो एक ठीक है, वो एक मिनिस्टर के कैपेसिटी में हुआ करता था, बट आज की तारीख में वो नवी मुंबई के एक नेता रह चुके हैं, वो फिर भी कुछ ना कुछ वहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आपको एक बात नहीं भूल सकते कि आज की तारीख में भी नवी मुंबई महानगर पालिका जब लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शंस जिसमें हम लोग कहते हैं कि पूरी तरह से मोदी वेव रहा है, उसके बावजूद भी वो लोग नवी मुंबई महानगर पालिका राष्ट्रवादी अपने हाथ में रखने में कामयाब हुई है। ये अलग बात है कि वो एक फुल मेजोरिटी के साथ नहीं हुई। आपको इसमें दूसरी बात भी देखनी पड़ेगी कि राजनीति जो है, राजनीति इटसेल्फ इज चेंजिंग। जो आम आदमी पार्टी का आना हुआ और बाकी सब चीज़ें हुआ, उससे जो एक कॉमन मैन राजनीति की तरफ देखने लगा, वो बहुत उसमें चेंजेस आ गए हैं। उसमें आज की तारीख में कोई लोग ये नहीं चाहता कि जैसे नेता लोग अगर अपनी पूंजी हो या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हो या ऐसे कुछ फ्लॉन्ट कोई कर रहा हो, कोई दिखावा हो रहा हो, तो आज की तारीख में वो एक नेगेटिव सिग्नल लोगों में चला जा रहा है। ये बहुत सी चीज़ें चेंज हुई है 2014 से लेके आज 2016 तक, और यही कुछ चीज़ें हैं जिसमें बहुत रिवाइवल करना ज़रूरी है नवी मुंबई में, खास करके तब जब शरद पवार साहब ने गणेश नाइक जी को नवी मुंबई का पूरा फ्रीडम दे रखा है उनको, इसमें कोई भी पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं है। इट इज़ बहुत ज़रूरी है कि ये अपना ग्रास रूट लेवल तक फिर से चले जाए, फिर से लोगों तक पहुँचे, फिर से जो एक गणेश नाइक साहब एक टाइम पे अपना येसदी लेके घुमा करते थे ठाणे से लेके पूरा डहाणू पालघर, ये आज की तारीख में फिर से ज़रूरी है। ऐसा क्या आपको लगता है कुछ पॉसिबल ऐसा कभी हो सकता है फिर से वो मास कॉन्टैक्ट जिस तरह से वो माने जाते थे? नहीं, गणेश नायक कैन बाउंस बैक, उनमें वो कैपेबिलिटीज़ है। और गणेश नायक जी ने जो काम किया है 20 साल 30 साल न्यू बॉम्बे में, हर घर से उनका टच है। कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके से गणेश नायक हर आदमी को टच किया हुआ है। अभी जो गैप आया है मैं मिनिस्टर बनने के बाद उनमें और लोगों में, जो पीए जो आते हैं उनके बीच में, फ़ोन नहीं उठाना, लोगों से डायरेक्ट मिलना नहीं, और जो एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसे है कि जो पीए होते हैं इनके सचिव, उनको पता नहीं रहता किसकी इम्पोर्टेंस क्या है किसी सर्व आदमी की। तो इसके वजह से लोगों में काफ़ी नाराज़गी बढ़ती गई गत 10 साल में, और ये लोग, उन्हें लगा नहीं था कि न्यू बॉम्बे में इस तरीके से सडनली परिवर्तन आएगा, मोदी वेव निकलेगी। तो उन्हें लग रहा था कि हम और निकालेंगे, तो उसी इसमें गलत कैलकुलेशंस में पॉलिटिकल रहे, उसका खामियाबा उनको भोगना पड़ा। लेकिन वो हारे कितने वोटों से? वो पूरी तरह से हारे नहीं है, बुरी 1100-1500 वोटों से वो सिर्फ हारे हैं। तो इलेक्शन में यहाँ खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के और कहीं जाना, वो भी उनको महंगा पड़ा है। तो गणेश नायक कैन रिवाइव
अभी भी बट वक्त वो जो हार थी सुरेश साहब, उसमें उनके अपोजिशन के वोट स्प्लिट थे। शिवसेना के भी कैंडिडेट थे नाटा साहब और बीजेपी की भी कैंडिडेट थी मंदा मात्रे, उसके बाद भी हार है, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं लग रहा आपको? इम्पैक्ट तो है कि अगर शिवसेना बीजेपी होती है तो काफी मार्जिन से हारते कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहाँ पे जैसे अभी नीलेश बोल रहे थे कि रिकॉर्ड मार्जिन से वो जीते थे। नहीं हुआ ना, वही मतलब उन्होंने जो प्रमोशन किया फैमिली को, वो लोगों के नज़र में आए। काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप भी उनके महापालिका के ऊपर लगे। उनका वे ऑफ वर्किंग, नगर सेवकों का काम करने का तरीका, लोगों से नहीं जुड़ना, और सेकेंडली सबसे ज़्यादा सेटबैक क्या रहा जब हम एनालिसिस करते हैं तो गणेश नाइक जी जो काम डिपेंडेंट रहे वो नगर सेवकों के काम पे ऊपर डिपेंड रहे। अगर नगर सेवक की नाराज़गी है तो उनको वो मिली है वहाँ। वो खुद अगर एज ए एमएलए अगर आप देखोगे उनका काम तो कोई अप्रिसिएबल काम नहीं दिख रहा है कि कुछ प्रोजेक्ट लाए हैं न्यू बॉम्बे में, कुछ गवर्नमेंट के फंड्स लाए हैं, उसके जरिए उन्होंने कुछ काम किया एज ए एमएलए, वो कुछ दिख नहीं रहा है। तो उनका पूरा डिपेंडेंस था जो उनके कॉर्पोरेटर्स जो काम करेंगे महापालिका के थ्रू, वहीं से हम लोग वोट निकालेंगे। तो और सेकेंडली था कि जो वोटिंग का भी जो डबल वोटिंग होती थी, दोबारा वोटिंग, वो टाइम काफ़ी हद तक नहीं हुई है, तो काफ़ी सारा सेटबैक उनको लगा है इस वजह से। नीलेश, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो बात कर रहे हैं कि बाकी सब पार्टीज को नहीं संभाला, पर ऐसी खबरें कि उनके खुद जो नगर सेवक आज हैं वो खुद नाराज हैं और उस पर काफ़ी कई बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं जिनके पास 3-4 सीट्स का कंट्रोल है। जैसे कि उन्होंने कहा कि एमके मडवी जैसे लोग तो पहले ही निकल गए, संपत शिवाले जैसे लोग पहले ही चले गए, बट अभी भी जो उनके पास थोड़े बहुत पावरफुल बचे हैं वो भी ज़्यादा खुश नहीं है। उसका बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है कि अभी कुछ नगर सेवक मेयर के साथ में जम्मू घूमने गए थे, उनके ऊपर की जो नाराज़ी है, इस नाराज़ी को लेकर कई ऐसी बैठकें अभी इन राकापा के नगर सेवकों के बीच चल रही है कि नाइक साहब ने हमें आज तक सिर्फ दबा के रखा है और अब विपक्ष में उस चांस मिल सकता है, इसलिए क्रॉस शूटिंग बहुत ज़्यादा होता है। इसका हमने एक अच्छा उदाहरण देख लिया था स्टैंडिंग कमेटी में। बावजूद उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बावजूद भी शिवराम पाटिल स्टैंडिंग में चुन के आए हैं। उसके बाद कई लोगों को जो मिलना चाहिए था, जिस तरीके से किसी को सभापति बनना था, किसी को हाउस लीडर बनना था, किसी को और अच्छे पोस्ट पे जाना था, लेकिन गणेश नाइक सिर्फ मनमानी की वजह से अपने अच्छे जो नज़दीक के लगते हैं उन्हीं लोगों को वहाँ पे लेके जाते हैं, तो बाकी कई सारे ऐसे गट हैं जो नाराज़ हो जाते हैं और आज भी दावे के साथ कहते हैं कि हम विपक्ष के कॉन्टैक्ट में रहते हैं और बहुत से काम हम विपक्ष, जैसे कि विधायक मंदा मात्रे के पास बहुत से लोग जाके आते हैं, विजय चौगुले के पास जाके आते हैं, कई किशोर पाटकर के यहाँ पे भी बैठ के आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चुपचाप मिल के आते हैं और ये वही नाराज़गी है जो गणेश नाइक के खिलाफ दिखाई दे रही है। सुरेश साहब, आपके पास भी काफ़ी अंदर की खबरें रहती है, आपके पास क्या खबर है इस बारे में? नहीं, काफ़ी लोग कतार में है, विपक्ष के टच में है और इसमें एकनाथ शिंदे जी पालक मंत्री जी मास्टरमाइंड है ये खेलने में। जब तक मेयर का इलेक्शन सिटिंग डिक्लेयर नहीं होता तब तक हम लोग अभी कुछ पक्का नहीं बोल सकते, लेकिन बादल तो मंडरा रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि मेयर का इलेक्शन ड्यू होने के पहले कुछ हो जाए, क्योंकि खबरें आती है कि काफ़ी ऑफर्स दिए जा रहे हैं। और गणेश, जैसे आपने एकनाथ शिंदे साहब की जो बात की है, एक ज़माने में जो माना जाता था कि इलेक्शंस जीतने में गणेश नाइक साहब से बेटर कोई प्लानर नहीं है, स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है, वही काम आज एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, जैसे स्टैंडिंग कमेटी में भी जैसा हुआ। नहीं, गणेश नाइक जी खुद की इलेक्शन जीतने में माहिर थे, लेकिन जो मेजॉरिटी नहीं है और फ्लोर मैनेजमेंट करना है तो उसमें थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कल्याण म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से काफ़ी अनुभव एकनाथ शिंदे जी के पास है। सिटिंग मिनिस्ट्री है, गार्डियन मिनिस्ट्री भी उनके पास है, तो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन आज है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करके अगला मेयर वो लोग लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बोल रहा कि जिस तरह की जो मीटिंग्स की बात चल रही है, इसमें अपोजिशन के तो कॉर्पोरेटर्स ऑफ कोर्स हैं ही, बट राष्ट्रवादी के भी कॉर्पोरेटर्स काफ़ी एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं। रहेंगे, दुखी हैं, क्योंकि आदमी जब बढ़ता है, समझो आज मैं कॉर्पोरेटर 10 साल कॉर्पोरेटर हुआ, 15 साल हुआ, तो मेरी भी ख्वाहिशें बढ़ती है कि मैं हाउस ऑफ लीडर बनूं, मैं मेयर बनूं, मैं एमएलए भी बनने की ख्वाहिश हर आदमी देखता है। तो जैसी ख्वाहिश बढ़ती है, जहाँ अगर इस पार्टी में चांस नहीं मिला उनको तो दे विल फाइंड आउट, नया रास्ता ढूंढेंगे, नए गठबंधन ढूंढेंगे। तो यह परिवर्तन संसार का नियम है। तो पाटिल साहब, जो फैमिली की बात हो रही है, आज नायक परिवार से संदीप नायक एमएलए अभी भी है, पर ये देखा जा रहा है कि कुछ खास कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, चाहे पार्टी वर्कर्स हों, चाहे गणेश नायक साहब हों, चाहे संदीप नायक हों, इनमें आपस में भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं,
आज जो 45 साल की जो गणेश नाइक साहब की जो राजनीति है और लोगों से मिलना जुलना, उनकी समस्याएं जानना, हर जो फंक्शन है, शादी हो ब्याह हो जो भी है, हर कार्यकर्ता से टच रखना जो नाइक साहब ने 40-45 साल में किया है, वो इसलिए वो घर घर से जुड़े हैं। आज भी कार्यकर्ता कोई अलग पार्टी में होएगा, उनके अपोजिट में होएगा, तो वो आज भी उनके साथ रिस्पेक्ट से बात करता है। आज भी कोई सामने कार्यकर्ता है तो गणेश नाइक उनको एक कार्यकर्ता के, जूना कार्यकर्ता, भले आज दूसरे पार्टी में, तो वो एंगल से देखते हैं। लेकिन ये रवैया उनके फैमिली के अदर मेंबर्स में नहीं है। आज संदीप नाइक एमएलए है, यंग है, डायनामिक है, विधानसभा में आवाज़ भी उठाते होंगे, लेकिन जो कार्यकर्ता से जुड़ने की जो नस नाइक साहब में है, वो उनमें उस टाइप से नहीं है। आज वो कारपोरेट एमएलए के तौर पे उनको देखा जाए, लेकिन आज नई मुंबई जो बनी है, गांव खेड़ों की बनी है, कॉलोनी में बाहर से लोग रहने को आए, तो वो एक कारपोरेट लुक में उनको देखा जाता है। तो आज भी दिल की बात कहने की तो लोग बोलते हैं नाइक साहब मिलेंगे तो कहेंगे, संदीप नाइक मिलेंगे तो उतनी उस ढंग से लोग कार्यकर्ता बात नहीं कर पाते। तो ये लेगेसी आगे नहीं बढ़ पा रही है, आपको भी लगता है राहुल? बिल्कुल सही बोला, पाटिल जी ने भी सही बोला और सुरवे जी ने भी सही बोला कि जैसे हर कार्यकर्ता का अपना एक पॉलिटिकल एम्बिशन होता है। यहाँ पे लोगों को, जैसे एनसीपी के लोगों को था, ये पता चल गया कि अगर पूरा ऊपर का 4 सीट ऑलरेडी रिजर्व हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, 15 साल 20 साल में कॉरपोरेटर बन के ही रह पाऊंगा, उसके अलावा तो मुझे कुछ है ही नहीं यहाँ पे पॉलिटिकली, अगर मुझे मेरा एडवांसमेंट्स करना है। तो इसलिए उनके पास अलग अलग पार्टी का ऑप्शंस अवेलेबल है। बट दूसरा सवाल ये भी है कि अलग पार्टी में जाने के बाद भी उनको कितना स्कोप मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि आज की तारीख में भी आप देखोगे तो बाकी पार्टीज में, समझो शिवसेना हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, उसमें अपने ही अलग इंटरनल स्ट्रगल इतना चल रहा है कि जो यहाँ से उधर जाने वाले लोग हैं उनको वहाँ पे कितना स्कोप मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात रही पॉलिटिकल लेगेसी की, कि वो संदीप नाइक जी के पास जाएगी या संजीव नाइक जी के पास जाएगी, या फिर जैसे कार्यकर्ता किससे जुड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत लोग आज की तारीख में भी गणेश नाइक साहब के साथ बात करने में और उनसे कॉन्वर्सेशन करने में, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम होगा तो उनके साथ बांटने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, मोर देन हीज सक्सेसर्स हो या उनके जो भी, समझो सागर नाइक साहब हो या वो बॉन्डिंग नहीं आ पा रही, वो बॉन्डिंग उनके साथ हो नहीं रही है। अब वो क्यों नहीं हो रही है, इसका इंट्रोस्पेक्शन पार्टी को, नाइक साहब को और उनके फैमिली मेंबर्स को करना पड़ेगा। ये और ये बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से उनको नुकसान हो रहा है। ये बॉन्डिंग ना होने के वजह से ही उनको नुकसान हो रहा है। सुरेश साहब, बॉन्डिंग नहीं हो रही और ऐसे में ये भी खबर आ रही है कि सागर नाइक को फिर से पालिका में लाने की कोशिश कर रही है, आपका क्या ख्याल है? अगर ये मूव होगी तो इट सुसाइडल मूव, क्योंकि सागर नाइक जी को लाना वापस और किसी सिटिंग कॉर्पोरेटर को रिज़ाइन देके उसकी जगह उनको चुनवा के लाना, तो एक गलत मैसेज जाएगा कि गणेश नाइक आज भी घर का आदमी वहाँ बिठाना चाहते हैं, तो उससे आने वाले इलेक्शन में बहुत ज़बरदस्त उनको सेटबैक मिला। अभी थोड़ा बहुत ही कैन रिवाइव उसमें, लेकिन फिर इनकी जो सत्ता की प्रति लालसा है कि मैं और मेरा फैमिली, दैट कैन, ये मूव प्रूव कर देगी। पर जिस तरह से बात कर रहे हैं कि अपोजिशन ठीक है, खुद अंदर उनके नगर सेवक, जिस तरह से आप लोग भी बता रहे हैं कि फेंस सिटर्स हैं, ऐसे में तो उनको लग रहा होगा भाई मेरा भी कोई आदमी अंदर जाए। लेकिन सागर इज़ नॉट द राइट चॉइस, क्योंकि सागर के पास, क्योंकि जितने भी सीनियर नगर सेवक है वो सागर को उन्होंने बच्चे की तरह से देखा है और उसमें वो एबिलिटीज़ नहीं है कि वो ग्रास रूट से ऊपर आके लीडरशिप कर रहा है। इट इज थोपा गया लीडरशिप है, तो इट कैन नॉट बी वर्क। अभी वो दे रहे, जब तक गणेश नाइक जी का होल्ड है तब तक उनको रिस्पेक्ट देंगे। मुझे नहीं लगता अभी अगर सागर नाइक जी अंदर जाएंगे तो उनको वो रिस्पेक्ट मिलेगा। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे